हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य क्लासेज। आवाज़ आ रही है आपको सबको मेरी? थोड़ा सा डिले हो गए, रास्ते में आ रहा था तो एक जगह गोलगप्पे मिल रहे थे तो मैंने कहा थोड़े से खा लेते हैं यार, बार अच्छा मौसम हो रहा है, इसकी वजह से लेट हो गया मैं। चलो हम स्टार्ट करेंगे। आज आपको कल बताया था कि हम आज इम्यूनिटी स्टार्ट करने वाले हैं, और इम्यूनिटी जो है वो माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट में आता है ना। माइक्रोबायोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लोगे, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आती है। उसका थोड़ा सा हिस्सा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और हमारा जो कम्युनिटी के अंदर मेन चीज़ होती है वो होता है वैक्सीनेशन। कम्युनिटी की जो मजबूत पकड़ है ना वो वैक्सीनेशन से होती है, क्योंकि वैक्सीनेशन के द्वारा ही आप कम्युनिटी में यानी कि समाज में अपनी पकड़ बना सकते हो। जब एक एएनएम या एक जीएनएम स्टाफ किसी पेशेंट के या किसी बच्चे के वैक्सीनेशन लगाती है तो वहाँ से उस बच्चे की माँ के साथ उनके आपस में संबंध स्थापित होते हैं, उनमें रिलेशन बिल्ड होते हैं। तो कम्युनिटी के लिए इम्यूनिटी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओके। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं, अपने को ज़्यादा समय नहीं लेंगे, खूब सारी पीपीटीज हैं, खूब सारा कंटेंट है आज अपने को। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इम्यूनाइजिंग एजेंट्स के बारे में, उससे पहले है इम्यूनाइजेशन के बारे में। तो इम्यूनाइजेशन होता क्या है? ठीक है, इम्यूनाइजेशन होता क्या है तो हमको पहले ये तो पता होना चाहिए कि इम्यूनिटी क्या होती है। तो इम्यूनिटी क्या है? हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो आप सब जानते हो, आज बच्चा बच्चे जानता है इम्यूनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग करें, मतलब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता। हेलो सर, ऑनलाइन कोर्स, ठीक है, ये सब बातें करेंगे बाद में। आप कंटेंट अभी पढ़ाई से संबंधित बातें अपन करेंगे, इम्यूनिटी से संबंधित। और आज आपको मैं सोच रहा हूँ थोड़ा एंटरटेन भी करें, थोड़ा एक दो कविताएं सुना। आपको पता नहीं है बच्चों, मैं एक कवि भी हूँ, शायर हूँ, शायद आप लोग नहीं जानते अभी, तो आपको थोड़ा जनाएंगे, बताएंगे, कभी कविताएं सुनाएंगे। तो इम्यूनिटी के बारे में पहले अपन बात कर लेते हैं। तो इम्यूनिटी क्या? हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है। अब हमको क्या करना है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करना है। और कैसे डेवलप करें? तो या तो आप अच्छा अच्छा खाओ, है ना, न्यूट्रिशियस चीज़ें खाओ, प्रोटीन खाओ, ये सब खाओ, तो उससे तो नेचुरल बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन उससे जो नेचुरल बढ़ेगी वो किसी विशेष बीमारी के लिए नहीं बढ़ेगी, वो तो ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो विशेष बीमारी के लिए अगर हमको किसी को इम्यूनिटी देनी है तो क्या करते हैं? उसके लिए हम इम्यूनाइजेशन करते हैं। और इम्यूनाइजेशन में हम क्या करते हैं? कुछ विशेष यानी कि कुछ स्पेशल एजेंट्स को हम शरीर में डालते हैं, और स्पेशल एजेंट्स को जब हम शरीर में डालते हैं तो उससे इम्यूनिटी डेवलप होती है। डिटेल मोर करना है अपने को। तो इसमें ये है क्या चीज़ कि इम्यूनाइजेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसीजर इन विच इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस, इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस किसको बोलते हैं? इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस बोलते हैं इम्यूनिटी प्रदान करने वाले एजेंट को। अब वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया का जहर भी हो सकता है, पर वो इम्यूनिटी प्रदान कर रहा है तो इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस उसको हम बोल देते हैं। इन दिस प्रोसीजर इम्यूनोबायोलॉजिकल एजेंट्स आर एडमिनिस्टर्ड, मतलब बॉडी में डाले जाते हैं टू स्ट्रेंथन द डिफेंस या टू स्ट्रेंथन द इम्यून मैकेनिज्म। ठीक है, जिससे वो व्यक्ति इम्यूनिटी उसकी बढ़ जाए। जैसे हम पोलियो की दवा पिलाते हैं तो पोलियो के खिलाफ इम्यूनिटी मिलती है, पोलियो का इंजेक्शन लगाते हैं तो उसके खिलाफ इम्यूनिटी मिलती है, स्वाइन फ्लू का वैक्सीन लगाते हैं तो स्वाइन फ्लू के खिलाफ इम्यूनिटी मिलती है। तो स्वाइन फ्लू के वैक्सीन के अंदर क्या होता है? उसके अंदर स्वाइन फ्लू का ही वायरस होता है, मरा गुरा हुआ वायरस होगा उसके अंदर। ठीक है, अब जब इसको कम्युनिटी में करा जाए, लार्ज स्केल पर किया जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होगा? हम अभी हमने कोविड में दुनिया भर का वैक्सीनेशन किया तो उससे क्या हुआ? पूरी कम्युनिटी में इम्यूनिटी डेवलप हो गई। और जब पूरी पॉपुलेशन में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है तो उस इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। आपने नाम सुना होगा, है ना, एक बार और बाद में भी आएगा ये, तब पढ़ेंगे। अब हमारे पास में दो तरह का इम्यूनाइजेशन होता है, एक होता है एक्टिव इम्यूनाइजेशन और एक होता है पैसिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव और पैसिव। एक्टिव का मतलब होता है एक्शन, मतलब आप कुछ चल करके खुद कर रहे हो, और पैसिव मतलब कि पड़ा पड़ा, मतलब अपने आप ही मिल रहा है ना। ए से एक्टिव यानी कि आप एक्शन करके कुछ काम करोगे, आपका शरीर कुछ ना कुछ एक्शन लेगा। पैसिव मतलब आपका शरीर कुछ नहीं करेगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, अगर हमने किसी के शरीर में मरे हुए वायरस को भेजा या अधमरे वायरस को भेजा, जिंदा को नहीं भेजना, जिंदा को भेजोगे तो इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, वो आदमी कम हो जाएगा, है ना। जिंदा वायरस नहीं भेजना, या तो मरा हुआ वायरस या अधमरा हुआ, अधमरा मतलब लाइव एटेन्यूएटेड वायरस भेजना है।
उससे क्या होगा, उस व्यक्ति के शरीर में इम्यूनिटी हमारा शरीर खुद बनाएगा, हमारा सिस्टम खुद इम्यूनिटी बनाएगा। पैसिव में क्या करते हैं, हम बनी बनाई एंटीबॉडी डाल देते हैं। पहले से बनी बनाई एंटीबॉडी है, किसी और के शरीर में बनाई थी, वहाँ से निकाल करके दूसरे के शरीर में डाल दी, तो वहाँ एंटीबॉडी किसी और की बनी हुई लेते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी में हमारा शरीर खुद एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है। एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीजन क्या होते हैं तो पता होंगे। एंटीजन वो जो एंटीबॉडी को बनाए, और एंटीबॉडी वो जो एंटीजन से बने। मतलब तेरा घर का मेरे घर के सामने, मेरा घर का तेरे घर के सामने। एंटीजन ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो हमारे शरीर में जाकर के एंटीबॉडी बनाता है उसको बोलते हैं। एंटीबॉडी वो होती है जो एंटीजन के बॉडी में जाने से डेवलप होती है और उससे एंटीजन से छुटकारा दिलाती है हमको, ठीक है। अब हमारे पास में इम्यूनाइजेशन के अंदर क्या चीज़ आ गई, दो इम्यूनाइजेशन में दो चीज़ें आ गई। एक तो एक्टिव इम्यूनिटी आ गई और दूसरी आ गई पैसिव इम्यूनिटी। ये हो सकता है स्पष्ट नहीं दिख रहा हो, कोई बात नहीं, मैं ऐसे हल्का हल्का आपको समझा देता हूँ। एक्टिव इम्यूनिटी में हम खुद जो है एंटीजन देते हैं और पैसिव इम्यूनिटी में हम बना बनाया एंटीबॉडी लेते हैं। बनी बनाई एंटीबॉडी किस किस की मिलती है, डॉग बाइट के केस में हम देते हैं, टिटनस के केस में देते हैं, डिप्थीरिया के केस में दे देते हैं हम, ऐसे बहुत सारे केसेज में, हेपेटाइटिस बी के केस में भी बनी बनाई एंटीबॉडी हम देते हैं, ठीक है। और जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है उसकी हमारे शरीर को मेमोरी रहती है, मेमोरी रहती है तो पूरे जीवन भर वो हमको बचाता है। पैसिव इम्यूनिटी में थोड़ी देर के लिए एंटीबॉडी दी, उसको बनी बनाई, और वो बस उसी दिन काम करेगा, एक दो दिन तक काम करेगा, फिर वो खत्म हो जाएगी। दोबारा अगर हुआ तो दोबारा देनी पड़ेगी फिर हमको, ठीक है। ये अंतर होता है। ऐसे बहुत सारे अंतर हैं हमारे, कोई ज़्यादा काम के नहीं है, ये हम माइक्रोबायोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमारा मेन फोकस है कि इम्यूनाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, यानी कि जिनसे हमारे शरीर को इम्यूनाइजेशन मिले, यानी कि जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए। तो हमारे पास 3 तरह के इम्यूनाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। 3 तरह के कौन कौन से, नंबर 1 हमारे को मिलेगा वैक्सीन, है ना। नंबर 1 मिलेगा हमारे को वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन में जो वायरस होता है या बैक्टीरिया होता है, जो एजेंट होता है, उस एजेंट को या तो हम मार देते हैं या इसको अधमरा कर देते हैं, एटेन्यूटेड अधमरा, है ना। अब ये अधमरा अंदर जाएगा तो बीमारी तो नहीं कर पाएगा, लेकिन इसके खिलाफ एंटीबॉडी दे देगा। ऐसा कौन सा इन्फेक्शन है जो हमको जीवन में एक बार हो गया तो दोबारा नहीं होता, जब तक कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी डेवलप्ड है, जब तक कि हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए, जब तक यानी कि बुढ़े नहीं हुए। बुढ़े होने पर क्या इम्यूनिटी कम हो जाती है, या किसी को एड्स हो गया तो इम्यूनिटी कम हो गई। तो अगर जब तक हम नेचुरल लाइफ जी रहे हैं, चिकन पॉक्स माता निकलते हैं, है ना, छोटी माता, स्मॉल पॉक्स बड़ी माता, नाम में स्मॉल है लेकिन है बड़ी, चिकन पॉक्स छोटी माता। तो एक बार किसी को चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन हो जाता है, आजीवन इसको दोबारा चिकन पॉक्स नहीं होता। क्यों, इन्फेक्शन से इसको नेचुरल एंटीबॉडी बन जाती है। अब ये एंटीबॉडी कैसी होती है, एक्टिव होती है, क्योंकि शरीर में वायरस गया चिकन पॉक्स का, उसने जाके एंटीबॉडी बनवाई। तो अगर हम चिकन पॉक्स के वायरस को या तो मार के या अधमरा करके किसी के शरीर में डाल दें, तो वो बीमारी करने लायक तो नहीं रहेगा, पर इम्यूनिटी तो फिर भी वो देगा ही देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो होता है वैक्सीन। इससे कैसी इम्यूनिटी मिलेगी बेटा, हमको मिलेगी एक्टिव इम्यूनिटी मिलेगी। दूसरा, हम बना बनाया एंटीबॉडी दे दें। एंटीबॉडी का दूसरा नाम होता है इम्यून सिस्टम में मिलने वाले ऐसे प्रोटीन जो ग्लोबुलिन नेचर के होते हैं। एक मिनट, क्या हो गया, इम्यूनोग्लोबुलिन, है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले इम्यून सिस्टम के ऐसे प्रोटीन जो ग्लोबुलिन नेचर के होते हैं वो इम्यूनोग्लोबुलिन कहलाते हैं, जिनको हम आम भाषा में एंटीबॉडी कहते हैं, ठीक है। जो आप नाम पढ़ोगे IgG, IgA, IgM, IgD, है ना, ये आते हैं ना। IgG कहाँ मिलता है, कौन प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, ये सब माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आता है। फिर भी बता दूं भले, IgG, जी क्या है, गेस्टेशन, गर्भ, तो जो गर्भाशय तक को क्रॉस करके प्लेसेंटा को क्रॉस करके जाए वो IgG। IgA, ए यानी आंसू, आंसू में निकलेगा, तो आंसू में निकलेगा तो दूध में भी निकलेगा, सारे सिक्रेशन में निकलेगा, हमारे बॉडी के सारे सिक्रेशंस में IgA निकलेगा, है ना। तो ये जैसे 2 इंपॉर्टेंट हैं, और भी हैं, वो हम पढ़ेंगे, अगर माइक्रोबायोलॉजी आएगा तब पढ़ेंगे, अदरवाइज अभी हम इस पर फोकस करते हैं जो हमारा प्रेजेंट टॉपिक चल रहा है। तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन बड़ी बनाई एंटीबॉडी होती है, हमने किसी को दे दी। उसके बाद में
तीसरा एंटी सीरम, कहीं कहीं एंटी सेरा या कहीं कहीं टॉक्सोइड नाम लिखा हुआ आएगा। ये क्या चीज होती है? क्या होता है, कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर में जाने के बाद वो टॉक्सिन बनाता है, जहर बनाता है। अगर हम उस जहर के खिलाफ ही उस जहर को, जैसे हम पहले वायरस को मार के दे रहे थे, किल कर रहे थे, या वायरस को अधमरा करके दे रहे थे, अब हमने क्या किया, जहर जो है ना एक्सोटॉक्सिन, वो जहर भी तो प्रोटीन है, प्रोटीन होता है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है। तो उस जहर को थोड़ा टुकड़े कर दो उसके, ऐसा कर दो कि वो जहर हमारे शरीर में कोई नुकसान ना करे पर उसके खिलाफ एंटीबॉडी तो बन जाए। तो हम यहाँ पे टॉक्सोइड भी देते हैं, जैसे टिटनस टॉक्सोइड, टीटी, टीटी का पूरा नाम था टिटनस टॉक्सोइड। तो टिटनस के बेसिलाई का जो जहर है, उस जहर के खिलाफ ही काम करता है टिटनस टॉक्सोइड, उसके खिलाफ ही एंटीबॉडी बनवाता है, ताकि जब टिटनस हमारे शरीर में फैले तो जो वो पॉइजन निकाले, वो पॉइजन के खिलाफ हमारे पास पहले से एंटीबॉडी तैयार मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो ये 3 तरह की चीज है। तो इसमें एक्टिव इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है एक तो वैक्सीन और ये दूसरा टॉक्सोइड, क्योंकि ये भी टॉक्सिन के खिलाफ ही काम कर रहा है। पैसिव इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये प्रोवाइड कर रहा है हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब इसमें आ जाता है हमारे पास में वैक्सीन। वापस से एक एक करके तीनों चीजों को हम पढ़ लेंगे, है ना, एक एक करके तीनों को पढ़ लेंगे वापस। तो सबसे पहले वैक्सीन की खोज किसने की भैया? तो चेचक बीमारी, यानी कि जिसको हम स्मॉल पॉक्स बोलते थे, ऐसा बोलते हैं, चेचक के टीके का आविष्कार या चेचक के टीके की खोज जो है एडवर्ड जेनर ने की थी। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल। ठीक है, और ये कब करी थी इसने करी थी ये 1798 में। इसका जन्म हुआ था एडवर्ड जेनर का 1749 में, और ये मरा था 1823 में। मतलब हमारे देश में जब सन 1857 की क्रांति हो रही थी ना, उसके पहले बेचारा मर चुका था ये। इतना मतलब एडवांस था उस जमाने में ये, कि इसने इतने 200 साल पहले भी, अभी सन 2023 चल रहा है तो 200 साल पहले तो मर चुका था ये। उस समय इसने चेचक के टीके की खोज कर दी, कितनी बड़ी बात है। आज मेरे को कोई बोले कि आज एक टीके की खोज कर दो, नहीं कर सकता मैं, है ना, लेकिन उस व्यक्ति ने 200 साल पहले खोज करी, कितनी बड़ी बात है। ठीक है, तो एडवर्ड जेनर क्या था? एक फिजिशियन था। इसने क्या किया, इसने स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज करी। अब ये टीके की खोज कैसे हुई इसकी, इसके ऊपर भी एक कहानी है, ऐसे नहीं होगी अपने आप, कहानी है ना, भगवान ने मदद करी थी इसको। कहानी सुनोगे कैसे खोज हुई? तो बता, सुनना है कहानी? जैसे मैंने कल आपको परसों एक कहानी सुनाई थी उसकी, टाइफॉइड मेरी की, उसकी पूरी कहानी सुनाई थी, कैसे 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 उसने बीमारी फैलाई। ऐसे आपको एडवर्ड जेनर की अगर कहानी सुनने में इंटरेस्ट है तो यस करो, यहाँ सर कहानी सुनाओ हमारे को कि कैसे इसने वैक्सीन बनाया, अपने आप कैसे बना। है इंटरेस्टेड कोई सुनने में? ठीक है, चलो सुनने में इंटरेस्ट। अब मैं बताता हूँ कैसे हुआ। उस जमाने में स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी बहुत फेमस थी और बहुत खतरनाक बीमारी थी, इसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा थी। इसी तरह से गायों में एक बीमारी होती थी जिसका नाम था काऊ पॉक्स। ठीक है, गायों में एक बीमारी हुआ करती थी काऊ पॉक्स। तो काऊ पॉक्स बीमारी के ऊपर अध्ययन किया जा रहा था। अब कैसे अध्ययन किया जा रहा था कि काऊ पॉक्स बीमारी के अंदर जब गाय के शरीर पे जो घाव बनते थे, उस घाव में से जो मवाद निकलती थी, उस मवाद को ये क्या करता था, दूसरे गाय को खिला देता था। तो दूसरी गाय में भी काऊ पॉक्स हो जाता था। फिर ये दूसरी गाय के मवाद को तीसरी गाय को खिलाता था भूसे में मिला के, तो तीसरी गाय को भी हो जाता था। तो ये साबित करना चाह रहा था कि जो बीमारी के जो घाव है उसके अंदर ऐसे कीटाणु होते हैं जो उस बीमारी को आगे फैलाते हैं। क्योंकि तब तक ना लुई पाश्चर नहीं आया था। लुई पाश्चर तो बेचारा बाद में आया, सन 1850 के आसपास आया। ये तो एडवर्ड जेनर तो लुई पाश्चर से भी पहले का है ना। लुई पाश्चर तो बाद में आया। तो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज तब नहीं आई थी। लुई पाश्चर ने दी थी जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, बाद में दी थी, एडवर्ड जेनर के काफ़ी साल बाद दी थी। तो ये कोशिश कर रहा था। एक दिन क्या हुआ कि इसने एक गाय के जो उसका घाव था उसमें से मवाद निकाला, पस निकाला, पस को एक टेबल पे रखा, एक उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं ट्यूब व्यूब में रखा, और इसको ससुराल से कॉल आ गया। कॉल मतलब मोबाइल वाला कॉल नहीं, तो बुलाने आ गया, चलो यार ससुराल चलो। तो ये चला गया ससुराल। 5-7 दिन बाद खातिरदारी करा के वापस आया। तो चलो यार मैं तो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उस एक्सपेरिमेंट को मैं वापस से शुरू करता हूँ।
तो इसने क्या किया, जो मवाद बचा हुआ था, जो छोड़ के गया था, वो इसने आगे गाय को खिलाया। जैसे गाय को खिलाया तो गाय को कुछ भी नहीं हुआ। तो सुन रहा यार, मैं इतनी देर से गाय को खिला रहा हूँ तो गाय को बीमार पड़ रही है, इसको क्यों नहीं हुआ। तो इसने दिमाग में सोचा यार हो सकता है वो इतने दिनों से पड़ा हुआ था, खराब हो गया होगा, नया इन्फेक्शन लेते हैं, नई किसी बीमार गाय से पस लेते हैं। इसने दूसरी बीमार गाय से पस लाया, वो उसी गाय को खिलाया जिसको इसने खराब सैंपल खिलाया था, फिर भी उसको गाय को बीमारी नहीं हुई। तो उसका दिमाग का बल्ब जला कि यार क्या हुआ ये कि जो इन्फेक्टेड मटेरियल है, अगर उसको थोड़े दिन पड़ा छोड़ दें तो वो क्या हो जाता है, उसमें एजेंट, बैक्टीरिया, वायरस जो भी है वो या तो मर जाता है या वो अधमरा हो जाता है। और अधमरा होने के बाद वो बीमारी तो नहीं करता, लेकिन वो क्या काम करता है, अगर उसको दोबारा इन्फेक्शन देने की कोशिश करें तो उसको इन्फेक्शन से बचाता भी है। ये उस ज़माने में दिमाग लगाया इस आदमी ने। फिर ने क्या किया, बहुत सारी गायों को इन्होंने 8-10 दिन तक पस खराब करके 8-10 दिन तक पटके रखा और खूब सारी गायों को खिलाया, तो किसी भी गाय को बीमारी नहीं हुई। तो फिर इन्होंने उन गायों का प्रदर्शन किया सब लोगों के सामने कि हमसे गाय खरीदो, हमारे पास ऐसी गायें हैं जो बीमार नहीं होती हैं, जो वैक्सीनेटेड गायें। और उस बीमारी का नाम था, क्या नाम था, वेरियोला वैक्सीनी। वेरियोला वैक्सीनी यानी कि गाय के घाव, ये लैटिन भाषा में कहा जाता है पस्ट्यूल्स ऑफ काउ। गाय पे जो घाव बनते हैं ना उसको वेरियोला वैक्सीनी कहा जाता है। तो ये वैक्सीनी जो नाम से वैक्सीनेशन नाम की खोज आई। तो इसमें भगवान ने मदद करी है, उसके ससुराल वालों ने मदद करी है। अगर वैज्ञानिक को ससुराल वाले नहीं बुलाते तो क्या होता, ये खोज ही नहीं होती। तो कहीं ना कहीं भगवान की मदद के बिना आपको सफलता नहीं मिलती है ना। तो यहाँ सफलता मिली इसको। तो क्या किया इसने कि पहली बार काउपॉक्स लेजियन से, काउपॉक्स बीमारी से उत्पन्न जो भी थे कीटाणु, उन कीटाणु को अधमरा करके, फिर इसके दिमाग में बत्ती जल गई थी कि यार ऐसा होता है। तो इसने क्या किया कि यार स्मॉल पॉक्स जो बीमारी है इंसानों में होती है और काउपॉक्स जो बीमारी जानवरों में होती है, ये थोड़ी थोड़ी सेम सी है। तो क्यों ना ऐसा करें कि काउपॉक्स बीमारी के इसी कीटाणु को इंसान को खिला जाए। अगर इंसान को खिलाया जाए तो क्या पता उसके अंदर ठीक हो जाए। तो इसने क्या किया, इसके जो घर में गार्डनर, एक माली काम करता था, उस माली का बच्चा था 8 साल का, जिसका नाम था जॉन फिल नाम था उसका, या जोसेफ फिल, ऐसा जॉन फिल नाम था। तो इसने उसके अंदर वो काउपॉक्स का एटेन्यूटेड वायरस डाला और उस बच्चे को हल्का सा बुखार आया और उसके बाद में उस बच्चे को बीमारी नहीं हुई, स्मॉल पॉक्स भी उस बच्चे को डेवलप नहीं हुआ। तो यहाँ से खोज हुई थी वैक्सीनेशन की, इस तरीके से। ठीक है, तो फिर ये तो बात हुई इसकी, एडवर्ड जेनर की। और लाइव एटेन्यूटेड वायरस का जो कंसेप्ट दिया था ये बाद में पास्चर ने दिया था कई सालों के बाद। तो यहाँ पे वैक्सीन की जो खोज का श्रेय जाता है ना बेटा, ये तो जाता है जेनर को, लाइव वैक्सीन का जाता है पास्चर को। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दी थी पास्चर ने, कोच के पोस्टुलेट्स के बारे में बताया था पास्चर ने कई सारे काम किए हैं, पर वैक्सीन का सबसे पहला जो नाम खोज का श्रेय है वो जेनर को जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। ऐसे चीजें होती हैं। इसके बाद में वैक्सीन है क्या, सिंपल है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम मार देवें या एटेन्यूटेड कर देवें, अधमरा कर देवें, वो जब हमारी बॉडी के अंदर डालें तो इम्यूनिटी प्रदान करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, उसको हम वैक्सीन कहते हैं। ठीक है, ये पूरी की पूरी यही चीज़ है। इम्यूनिटी कैसे है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। हमारी बॉडी में जब भी कोई वायरस जाएगा, जब भी कोई बैक्टीरिया जाएगा, हमारा शरीर इम्यूनिटी बनाने की कोशिश करता है, पर अगर वो वायरस पावरफुल है तो वो इम्यूनिटी बनती नहीं, उसके पहले हम बीमार पड़ जाते हैं, बाद में इम्यूनिटी बनती है, फिर हम धीरे धीरे ठीक होते हैं। लेकिन हम बना बनाया ऐसा वायरस लें पहले से जो अधमरा है या मरा हुआ है, तो वो बीमारी नहीं कर पाएगा और हमारी इम्यूनिटी कब बन जाएगी, हमारे को ये फायदा मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ये सही वही की वही बातें हैं, ऐसी कौन सी इम्यूनिटी इनको छोड़ देते हैं। तो वैक्सीनेशन क्या है, एक प्रकार का स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। लेवल ऑफ प्रिवेंशन में कहाँ था, ये प्राइमरी प्रिवेंशन में था। तो ये देखो चीज को अपने उधर से भी जोड़ दिया। इसके बाद आ गया लाइव वैक्सीन। तो अभी मैंने बता दिया आपको, वैक्सीन 2 तरह के हो गए हमारे पास। एक तो किल्ड वैक्सीन जिसमें हमने एजेंट को बुरी तरह से मार दिया, और एक लाइव वैक्सीन जिसमें हमने उसको बुरी तरह से नहीं मारा, अधमरा किया है। अधमरा किया है तो वो ज़्यादा फायदेमंद है। ज़्यादा फायदेमंद क्यों है, क्योंकि उसके अंदर इम्यूनिटी जल्दी बनेगी हमारी, है ना।
लाइव वैक्सीन किल्ड वैक्सीन में डिफरेंस क्या हो जाता है, किल्ड वैक्सीन में एक बार वायरस या बैक्टीरिया मर गया तो उसका शरीर वो मृत है, अब हम उसको ओरल नहीं दे सकते। अगर ओरल देंगे तो बैक्टीरिया ओरल हमारा शरीर उसको क्या समझेगा, प्रोटीन समझ के डाइजेस्ट कर देगा। तो हमको ओरल देना है तो मैक्सिमम आपको ओरल डोज में लाइव वैक्सीन मिलेगा। किल्ड वैक्सीन ज़्यादातर आपको इंजेक्टेबल में मिलेंगे क्योंकि हमको हमारे शरीर में डालना है उसे, है ना। तो लाइव वैक्सीन क्या है कि लाइव वैक्सीन के अंदर कमजोर या एटेन्यूटेड वायरस को या ऑर्गेनिज्म को तैयार किया जाता है। और हम अब कैसे तैयार करते हैं, लेबोरेटरी में टिश्यू कल्चर से, सेल कल्चर से, अंडे में कल्चर से, डक एम्ब्रियो में कल्चर से करते हैं। वायरस को एक बार एक टिश्यू में डालते हैं, फिर वहाँ से नया बनता है उसको दूसरे टिश्यू में डालते हैं, फिर तीसरे टिश्यू में डालते हैं। तो बार बार टिश्यू में रिपीट होने से वो वायरस कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। उसकी इम्यूनोजेनेसिटी तो रहती है लेकिन वायरुलेंस यानी कि पैथोजेनेसिटी कम हो जाती है। तो लाइव वैक्सीन में जो वायरस है उसका वायरुलेंस कम है और पैथोजेनिसिटी यानी कि पैथोजेनिक ये कम है, लेकिन इम्यूनिटी उसकी बराबर है, इम्यूनिटी वो पूरी देता है, ठीक है। लाइव वैक्सीन जो है किल्ड वैक्सीन से अधिक शक्तिशाली होगा क्योंकि अधमरा मरे से तो बेटर ही है, आधा मरा हुआ है तो मरे से तो अच्छा ही है, तो ज़्यादा पावरफुल होगा। लाइव जो है हम किसको नहीं देंगे, एक सवाल पूछा जाता है। लाइव वैक्सीन हम प्रेगनेंसी में नहीं देते, क्यों? क्योंकि लाइव वैक्सीन अधमरा है, जिंदा तो है। प्रेगनेंसी में क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है फीमेल की, ठीक है, हमारी मतलब मेरी ही फीमेल की, प्रेगनेंसी में फीमेल की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। तो वो लाइव वैक्सीन में बाई चांस कोई ऐसा वायरस चला गया जो गलती से चला गया और वो अधमरा नहीं था, पूरा था, तो वो प्रेगनेंसी में बच्चे को नुकसान करेगा। दूसरा, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, एड्स का पेशेंट है या पेशेंट लंबे समय से स्टेरॉइड पे चल रहा है, या जिस पेशेंट का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, जो इम्यूनिटी किडनी ट्रांसप्लांट या लिवर ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट को हम क्या देते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं ताकि इम्यूनिटी उसकी कम हो जाए, ताकि किसी दूसरे की किडनी उसके शरीर में टिक सके। वरना हमारा शरीर टिकने देगा किसी दूसरे किडनी को, तो भगा देगा, इम्यूनिटी निकाल देगी उसको बाहर। तो उसको ऐसी मेडिसिन देनी पड़ती ताकि इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाए। इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से उस पेशेंट को बार बार इन्फेक्शन होता है, इसलिए लिवर ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट के साथ ये परेशानी होती है, तो उनकी इम्यूनिटी कम करने के लिए उनको मेडिसिन दी जाती है और वो इसलिए बेचारे बार बार बीमार भी पड़ते हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड वापस से समझा देता हूँ। कॉम्प्लिकेटेड है तो लाइव वैक्सीन है और एक किल्ड वैक्सीन है। देखो अब मैं वापस समझाता हूँ आपको। जैसे ये एक वायरस है और ये दूसरा वायरस, हमने इस वायरस को तो पूरी तरह से डैमेज कर दिया, गर्म कर दिया, केमिकल से कर दिया, पूरी तरह से डैमेज हो गया। तो पूरी तरह से जब ये डैमेज हो गया, पूरी तरह से डैमेज खत्म हो गया, तो क्या होगा, ये ना तो ये बीमारी कर सकेगा, नो डिजीज, बीमारी करने में असमर्थ रहेगा, ठीक है, बिल्कुल असमर्थ रहेगा। लेकिन इसके टुकड़े जो हैं, ये टुकड़े पड़े हैं, ये टुकड़े हमारे शरीर में इम्यूनिटी बनवा देंगे। क्यों बनवा देंगे? क्योंकि इनमें एंटीजन है। लाइव में क्या करते हैं, अधमरा लेते हैं, एटेन्यूटेड लेते हैं। एटेन्यूटेड का मतलब होता है अधमरा, क्षीण, कमजोर। इसके थोड़े कम टुकड़े करेगा और ये जिंदा रहेगा। जिंदा रहेगा तो ये बीमारी लगभग नील के बराबर, नील चांसेज ऑफ डिजीज, अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो। और इम्यूनिटी हमें दे देगा, एक्टिव इम्यूनिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो नील चांसेज रहेंगे डिजीज के। कब नील चांस रहेंगे? अगर हम सही हैं तो। लेकिन अगर हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जैसे प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी कमज़ोर रहती है, जैसे एड्स में इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, या किसी और दूसरे बीमारी में इम्यूनिटी कमज़ोर रहती है, तो उस कंडीशन में ये लाइव वैक्सीन कुछ कुछ केसेज में बीमारी कर सकता है, डिजीज कर सकता है। और ऐसा हुआ भी था। कैसे हुआ मैं बताता हूँ कैसे हुआ। पोलियो का वायरस यानी पोलियो की दवाई पिलाई जाती थी, उसमें पोलियो के वायरस, 3 प्रकार के वायरस पोलियो पे पाए जाते हैं दुनिया में, P1, P2, P3, 3। तो पोलियो की दवाई में वो तीनों को मिक्स करके दिया जाता था। P1 भी देते थे, P2 भी देते थे और P3 भी देते थे। तो इसमें से क्या था, P2 जो वायरस था ना, वो पावरफुल वायरस होता था। हम तीनों वायरस को मारते थे बराबर तरीके से, लेकिन P2 जो था ये बदमाशी कर जाता था। क्या बदमाशी कर जाता था? जिस बच्चों को हमने पोलियो की दवाई पिलाई उसमें P2 पोलियो कर देता था। वैक्सीन की वजह से पोलियो होने लग गया, इसलिए P2 को हटाना पड़ा। तो पहले जो पोलियो की दवाई ओरल आती थी वो ट्राइवेलेंट आती थी, TOPV, अब आती है बाइवेलेंट, BOPV। इसमें ओनली P1 और P2 होता है, P1 और P3 होता है, P2 नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से लाइव वैक्सीन को कभी प्रेगनेंसी में
नहीं दिया जाता। ठीक है, समझ में आ गया भाई पूजा कवर? अब तो कॉम्प्लिकेटेड है, बताओ आ गई बात समझ में आपको? ठीक, इसको अपन आगे चलते हैं। मतलब कुल मिला के हमारे को ये बात ध्यान रखनी है कि लाइव वैक्सीन को हमें उस कंडीशन में नहीं देना जब किसी की इम्यूनिटी कमज़ोर है। इम्यूनिटी कमज़ोर कब कब होती है? प्रेगनेंसी में होती है, एड्स का पेशेंट है तो उसमें होती है, किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, किसी का लिवर बदला गया है, कोई आदमी कैंसर की थेरेपी पे चल रहा है, इन सब कंडीशन में इम्यूनिटी उसकी कमज़ोर होती है। तो उस कंडीशन में हमको लाइव वैक्सीन नहीं देना, हमको ओनली किल्ड वैक्सीन देना है। किल्ड वैक्सीन कौन सा? जिसमें वायरस पूरी तरह से मर चुका होता है। लाइव वैक्सीन कौन सा? जिसमें वो आधा मरा होता है। आधा मरा होता है इसलिए वो कभी कभी जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उनमें बीमारी पूरी कर सकता है ना, इम्यूनिटी तो देगा लेकिन साथ में बीमारी भी कर दे, यहाँ होता है। अब हमारे पास आता है कि लाइव वैक्सीन हैं कौन कौन से। तो इसकी एक ट्रिक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा एक लाइव वैक्सीन नहीं है या इनमें से कौन सा एक लाइव वैक्सीन है। तो इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? टिप्स बाय C2MMR। क्या है? टिप्स बाय C2MMR। टी से टाइफाइड, आई से इन्फ्लुएंजा, पी से प्लेग, एस से साबिन। साबिन किसको बोलते हैं? ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन जो आता है OPV, इसको साबिन बोलते हैं। क्यों साबिन बोलते हैं बच्चों? क्योंकि पोलियो के दो तरह के वैक्सीन आते हैं, एक लाइव वैक्सीन आता है और एक किल्ड वैक्सीन आता है। किल्ड वैक्सीन की खोज करी थी साक नाम के वैज्ञानिक ने। साक के नाम में के आ रहा है, कैसे किल्ड, यूं याद रख लेना। और लाइव जो था, जो कि ओरल होता है, इसकी खोज करी थी साबिन ने। साबिन, ये साबिन एक वैज्ञानिक था, साक भी एक वैज्ञानिक था। साक के नाम में के आता है, इस के से किल्ड को याद रख लेना। ये होता है इंजेक्शन के थ्रू और ये होता है ओरल के थ्रू। तो ओरल है, ज़्यादातर ओरल चीज़ें हमारी लाइव होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो होगी ट्रिक इसकी टिप्स, TIPS। अब इसमें से इसके बाद बाय BCG का टीका, येलो फीवर का टीका और एपिडेमिक टाइफस का टीका, ये तीनों भी लाइव वैक्सीन है। C2 मतलब एक दो बार C आएगा, यानी कि एक चिकन पॉक्स और एक कोलेरा का ओरल वायरस, ओरल वैक्सीन, ये भी लाइव है। और MMR तो आपको पता है, मीजल्स मम्स रुबेला, ये भी आपका लाइव वैक्सीन है। तो ये वाले वैक्सीन प्रेगनेंसी में हमारे नहीं लगाने। अब देखो MMR तो हम वैसे भी नहीं लगाएंगे, तो मेनली येलो फीवर पे बात आके टिकती है ज़्यादातर जगह कि येलो फीवर को प्रेगनेंसी में नहीं लगाते हैं, क्योंकि येलो फीवर बड़ी खतरनाक बीमारी है और येलो फीवर लाइव वैक्सीन है, इस कारण से प्रेगनेंसी में इसको नहीं लगाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, ये जो टिप है TIP, ये टिप मतलब होता है नोक। ये नोक इसलिए बनाई है टिप क्योंकि ये टाइफाइड का लाइव भी मिलता है, किल्ड भी मिलता है, इन्फ्लुएंजा का लाइव भी मिलता है, किल्ड भी मिलता है, प्लेग का लाइव भी मिलता है और किल्ड भी मिलता है। तो ये दोनों टाइप के मिल जाते हैं, बाकी सारे ओनली आपको लाइव मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए लाइव वैक्सीनेशन की ट्रिक क्या है? टिप्स बाय C2MMR। टी से टाइफाइड, टिप्स में TIPS टाइफाइड, आई फॉर इन्फ्लुएंजा, पी से प्लेग, एस से साबिन, साबिन मतलब ओरल पोलियो वायरस। यहाँ पी से कंफ्यूज मत होना, TIP में पी पे प्लेग है, पी से आप पोलियो मत करना, एस से साबिन करना है अपने को, क्योंकि पोलियो में दो हैं, साक एंड साबिन, ओरल एंड इंजेक्टेबल, लाइव एंड किल्ड। तो साबिन जो है वो लाइव है और ओरल है। बाय BYE, बी से BCG, वाई से येलो फीवर, ई से एपिडेमिक टाइफस, C2 दो बार C आएगा, चिकन पॉक्स एंड कोलेरा। कोलेरा का ओरल लिखा हुआ है, कोलेरा का इंजेक्टेबल नहीं लिखा है, इंजेक्टेबल किल्ड में जाता है। और MMR मीजल्स मम्स रूबेला, ये आपके लाइव वैक्सीन के एग्जाम्पल हैं। ये ट्रिक से याद कर लेना, एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास में किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन में कुछ नहीं है, वायरस को मार दो, बस मार करके किसी के शरीर में डालोगे, जिसके शरीर में डालोगे वो इम्यूनिटी मिल जाएगी वहाँ पर। ठीक है, तो डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है कैसे मारेंगे? या तो गर्मी से या केमिकल से या फॉर्मेलिन से उसको तैयार मार करके वैक्सीन बना देते हैं। और किल्ड वैक्सीन को कब बनाया जाता है? कि जब वायरस इतना खतरनाक हो कि हमको इस पर भरोसा नहीं है ना। जैसे फिल्मों में नहीं होता था कि जब विलेन की पिटाई करता है हीरो, तो विलेन को कई बार मरा हुआ समझ के छोड़ देता है, मरा हुआ समझ के छोड़ देते हैं और बाद में वो मालूम पड़ता है तो मरा हुआ था ही नहीं यार, ये तो
और वो गोली चला देता है, तो कोई ना कोई मर जाता है। ऐसा होता है ना, फिल्मों में दिखाते थे ऐसा। सिमिलर कंडीशन है। तो अगर आपका विलन मतलब कि आपका वायरस वो इतना खतरनाक है कि वायरुलेंट है, आपको लगता है कि यार इसको तो हमारे को अधमरा छोड़ना ही नहीं है, इसको अगर इसको अधमरा छोड़ दिया तो ये आगे हमला कर सकता है। तो जो हाईली वायलेंट डिजीज है, बहुत ज़्यादा खतरनाक डिजीज है, जैसे रेबीज बहुत खतरनाक डिजीज है, उसमें हमको लाइव वैक्सीन बनाना ही नहीं, हम सीधा किल्डी बनाएंगे, ठीक है, लाइव छोड़ेंगे नहीं उसको। तो हाईली वायरुलेंट हो माइक्रोबायोलॉजिकल एजेंट, बहुत ज़्यादा ही वायरुलेंट हो तो, ठीक है, बॉडी में क्या करेंगे, इसको इंजेक्ट करेंगे, डेड ऑर्गेनिज्म को इंजेक्ट करेंगे तो एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। अब किल्ड है तो सेफ है, क्योंकि मरा हुआ है वायरस या बैक्टीरिया या जो भी एजेंट है, मरा हुआ तो हमारे शरीर में वो कोई बीमारी नहीं कर सकता, इसलिए सेफ है। लाइव वाले में थोड़ा खतरा है। किल्ड किसी को भी दे सकते हो, आप किसी भी कंडीशन में किल्ड दे सकते हो, लेकिन मात्रा थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी। लाइव में पावरफुल ज़्यादा होता है लाइव, इसलिए जल्दी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ज़्यादा इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। किल्ड जो है कम पावरफुल होता है, इसलिए हमें 2 या 3 डोज देनी पड़ती है, उसकी रिपीटेड डोज देनी पड़ती है। जो भी किल्ड वैक्सीन होगा उसको 2 या 3 डोज में दिया जाएगा ताकि बराबर इम्यूनिटी प्रोवाइड हो सके, ठीक है। अब कौन कौन से आते हैं, तो इसकी एक ट्रिक है, जापान की खीर। जापान की खीर, तो जापान की खीर में क्या है, जापान से है जापानीज इंसेफेलाइटिस, की से हो गया किल्ड यानी कि मैंने अभी बताया था साक, यानी कि IPV इंजेक्टेबल पोलियो वायरस वैक्सीन। अब खीर KHIR, कैसे KFD एक बीमारी है, वो KFC नहीं है जहाँ पे खाना मिलता है, KFD है ये। इसका नाम है कयानासूर फॉरेस्ट डिजीज, नाम डिफिकल्ट है इसलिए KFD याद रख लो केवल। दूसरा हेपेटाइटिस B, तीसरा इन्फ्लुएंजा मैंने वहाँ भी बताया था आपको टिप्स बाई C2 MMR में, है ना, और एक है रेबीज। तो ये जो हैं, इसके बाद टाइफाइड भी आता है, टिप वाले तो आ ही जाएंगे, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, प्लेग, तो प्लेग भी आ जाएगा और टाइफाइड भी आ जाएगा, लेकिन ये डबल में काम करते हैं, रेबी और इन्फ्लुएंजा भी डबल में काम करता है। पर ये ट्रिक बनाने के लिए मेरे को डालना था यहाँ, तो जापान की खीर, इससे आप इसको याद रख लेना, ठीक है। अब हेपेटाइटिस B कब लगता है, बच्चों के जन्म पे लगता है, फिर 6 वीक पे भी लगता है, फिर 10 वीक पे भी लगता है, फिर 14 वीक पे भी लगता है। डिटेल पढ़ेंगे अपन कब कब कौन कौन सा लगाते हैं पूरा आराम से। इसके बाद में आ जाता है, तो वैक्सीन हो गए खत्म आपके। तो पहला तो था वैक्सीन, दूसरा मैंने बताया था इम्यूनाइजिंग एजेंट में इम्यूनोग्लोबुलिन यानी कि एंटीबॉडी। तो इसमें से हम बनी बनाई एंटीबॉडी दे देते हैं, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज देते हैं। अब एंटीबॉडी कहाँ बनाएंगे हम, तो एंटीबॉडी बनाएंगे तो किसी का शरीर ही बनाएगा। तो यहाँ पे 2 तरह से एंटीबॉडी लेते हैं, या तो घोड़े से बनवाते हैं या फिर इंसान से बनवाते हैं। अगर घोड़े से बनवाते हैं तो उसको बोलते हैं इक्वाइन मतलब होता है घोड़ा, और इंसान से बनवाते हैं तो बोलते हैं ह्यूमन। अब इन दोनों में से बताओ किसमें एलर्जी होने की संभावना है, बताओ। इसमें, क्योंकि किसी दूसरे के शरीर की है। अब इंसान के शरीर से बनाएंगे तो एलर्जी के चांसेस कम रहेंगे, ठीक है ना। अब जैसे आजकल इंसुलिन बन रहा है तो इंसान का ही बन रहा है, तो इसलिए उसको ह्यूमन इंसुलिन बोलते हैं, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अब जैसे आप डॉग बाइट ले लो, तो डॉग बाइट में जो वैक्सीन जब लगता है तो उसमें जो एंटीबॉडी आती है 2 तरह की आती है, एक हॉर्स ओरिजिन की इक्वाइन वाली, एक आती है ह्यूमन ओरिजिन की। तो जो हॉर्स ओरिजिन वाली आती है उसमें रिस्क रहती तो हम कभी भी किसी चीज़ को लगाने से पहले क्या करते हैं, उसका कौन सा टेस्ट करते हैं, AST यानी कि एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट करते थे ना, AST। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेंसिटिविटी टेस्ट बोलेंगे। अभी एंटीबायोटिक तो है नहीं इसलिए इसमें A हटा दो, सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे। घोड़े वाली लगाएंगे तो, इंसानों वाली लगाएंगे तो नो सेंसिटिविटी टेस्ट नीडेड, इंसानों की लगाएंगे तो सेंसिटिविटी टेस्ट करने की हमारे को जरूरत नहीं पड़ेगी। किसकी डोज ज़्यादा देनी पड़ेगी, इसकी डोज ज़्यादा लेनी पड़ेगी क्योंकि ये जानवरों से प्राप्त हुई है, तो ये उतनी पावरफुल नहीं होगी, इंसानों वाली पावरफुल होगी, तो इसको डबल डोज में देना पड़ता है ना। अगर ये हमको देना है 40 तो ये देना पड़ेगा ओनली 20,
तो रेबीज में ऐसा होता है, डॉग बाइट में ये 40 जाती है और ये 20 ही जाती है। इसके बाद आ जाती है एक पॉइंट, हर्ड इम्यूनिटी। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हर्ड इम्यूनिटी क्या है? अगर पूरे समाज में इम्यूनिटी मिल जाए तो हर्ड इम्यूनिटी हो गई। और जब हर्ड इम्यूनिटी मिल जाती है तब क्या हो जाता है? बीमारी वहीं रुक जाती है, क्योंकि बीमारी का हमको क्या तोड़ना है? चेन ऑफ ट्रांसमिशन तोड़नी है, एक से दूसरे में दूसरे वो है ना, एक मूवी नहीं थी सलमान खान की कि 3 जनों को थैंक यू बोलना, फिर वो 3 जने दूसरे 3 जनों को थैंक यू बोलेंगे, तो वो 3 जने तीसरे 3 जनों को थैंक यू बोलेंगे। अगर बीच में कोई थैंक यू बोलना भूल गया तो चेन टूट जाएगी। तो इसी तरह से हमने क्या किया, वायरस एक आदमी को गया, उसको बीमारी हुई, अब उसके कांटेक्ट में जो पर्सन आया अगर वो इम्यून है तो उसको बीमारी नहीं होगी, तो बीमारी वहीं खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से कंसेप्ट आता है हर्ड इम्यूनिटी का। तो जो बीमारी एक जने से दूसरे जने में फैलती है, एक जने से दूसरे जने में कैसे फैलेगी? खांसी जुकाम के थ्रू, है ना, या डायरिया है ओरल रूट के थ्रू, फीकल रूट के थ्रू। तो जो बीमारियाँ इस तरह से फैलती है उनमें हर्ड इम्यूनिटी की हमको जरूरत होती है। लेकिन जो बीमारी पर्सन टू पर्सन ना फैले, जो कम्युनिकेबल इस तरीके की ना हो, उसमें हर्ड इम्यूनिटी की हमको जरूरत नहीं होती या हर्ड इम्यूनिटी हमको मिलती नहीं है। जैसे कि बीमारी का नाम है टिटेनस। टिटेनस का बेसिलाई कहाँ रहता है? मिट्टी में रहता है। तो मान लो एक व्यक्ति को टिटेनस हो गया, उससे कोई दूसरा आदमी मिलेगा, टच करेगा, तो क्या उसको टिटेनस होगा? नहीं होगा। लेकिन कोरोना हो सकता है छूने से, स्वाइन फ्लू हो सकता है छूने से, है ना, खांसी जुकाम नॉर्मल हो सकते हैं छूने से। ठीक है, अगर कोई पर्सन को डायरिया वगैरह है, फूड पॉइजनिंग है, उसने टॉयलेट जाने के बाद ढंग से हाथ नहीं धोए और हमसे हाथ मिला लिया और हमने भी फिर हाथ धोए बिना खाना खा लिया, तो हमारे को फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। इन बीमारियों में तो हमको हर्ड इम्यूनिटी चाहिए। लेकिन टिटेनस कैसे होता है? मिट्टी से होता है। अब मिट्टी से होता है तो मिट्टी में बेसिलाई रहता है, तो मिट्टी से हमारे शरीर में टिटेनस कैसे पहुंचता है? चोट के थ्रू। हमको जब चोट लगेगी तब पहुंचेगा। लेकिन मरीज जो एक बार बन गया है वो मरीज थोड़ी किसी दूसरे मरीज में भेज रहा है डिजीज। मरीज हो गया टिटेनस का, अब उस मरीज को कोई हाथ लगाएगा तो उसको बीमारी नहीं होगी, क्योंकि बीमारी आ रही है मिट्टी से। ठीक है ना? तो यहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी टिटेनस के केस में हमको नहीं मिलेगी कभी भी, इसमें कोई फायदा नहीं है। तो टिटेनस के केस में हर्ड इम्यूनिटी देने के लिए हमारा तरीका क्या है? वैक्सीनेशन करो। इसलिए हर बार टिटेनस के पीछे पड़े हुए हैं। टिटेनस को हर बार, बच्चे को कितना टिटेनस लग रहा है? 6 वीक पे, 10 वीक पे, 14 वीक पे, फिर उसका 1.5 साल पे, फिर 5 साल पे, फिर 10 साल पे, फिर 16 साल पे, फीमेल है प्रेगनेंसी हो गई फिर उसको 2 टीके लग गए, फिर किसी को जरा सी चोट लग गई तो भाई टिटेनस का टीका तो लगवा लो, टिटेनस का टीका तो लगवा लो। इतना टिटेनस क्यों लगवा रहे हो? क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी नहीं मिल रही, इसलिए तो इतना वैक्सीन लगाना पड़ रहा है। मालूम है 100% मोर्टेलिटी है बीमारी की। टिटेनस एक बार किसी को हो गया तो उसको जीवन खत्म है, मरना पड़ेगा उसको। रेबीज किसी को हो गया तो 100% वो मरेगा ही मरेगा, होता है ना। पर रेबीज में तो हर्ड इम्यूनिटी बन सकती है, टिटेनस में नहीं बन सकती। रेबीज जो है इंसान से इंसान में तो नहीं फैलता, पर डॉग से डॉग में तो जाता है, जानवरों में तो जाता है। तो हमको जो हर्ड इम्यूनिटी रेबीज में देनी होती है वो जानवरों के अंदर देनी होती है, इंसानों में नहीं देनी होती। टिटेनस में कोई हर्ड इम्यूनिटी नहीं है, वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है। ठीक है, तो ये हर्ड इम्यूनिटी के लिए एक ही सवाल इंपॉर्टेंट है कि इनमें से किस बीमारी में हर्ड इम्यूनिटी नहीं मिलती? आंसर है टिटेनस। ऑप्शन में 3 कोई दूसरे डाल देगा, एक टिटेनस डाल देगा। इसके बाद में एक आता है रिंग इम्यूनाइजेशन। तो रिंग क्या है? घेरा है। तो एक तरीके से कंसेप्ट है हर्ड का। कैसे? हर्ड इम्यूनिटी में हम क्या कह रहे थे? हमें कह रहे थे कि पूरे समाज को इम्यून कर दिया जाए, तो एक अकेला बीमार क्या कर लेगा? कुछ नहीं करेगा। जैसे एक सवाल पूछा जाता है वाइवा में, इंटरव्यू में, जो बच्चे इंटरव्यू वगैरह अगर देते हैं कि अगर किसी घर में 5 मेंबर है और एक मच्छरदानी है, उन 5 में से एक व्यक्ति को किसी को मलेरिया हो गया, तो आप बाकी 4 लोगों को कैसे बचाओगे? एक ही मच्छरदानी है और एक मच्छरदानी में एक ही आदमी सो सकता है, कैसे बचाओगे? तो उसका जवाब ये होता है कि जिस व्यक्ति को मलेरिया हुआ है उसको मच्छरदानी में सुला दो, ताकि मच्छर वहाँ तक पहुँचेगा नहीं, और उस मच्छर अगर मलेरिया के मरीज के पास नहीं पहुँचेगा तो मच्छर मलेरिया के एजेंट को कहाँ से लाएगा? मलेरिया कौन फैलाता है? प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम मच्छर को कहाँ से मिलेंगे? मलेरिया ऐसा तो होता नहीं है कि मैंने किसी को छू दिया उससे मलेरिया हो गया, होता तो मच्छर से ही है ना। मच्छर ने पहले मलेरिया के मरीज को काटा, फिर उसी खून को किसी आदमी, नॉर्मल आदमी को काटा, तो हम मलेरिया के एजेंट का ट्रांसमिशन रोक देते हैं। ट्रांसमिशन रोकने के तरीके क्या हैं? या तो स्वस्थ आदमी को मच्छरदानी में सुलाओ तो उसके पास में मच्छर ना आए, या मच्छरों को ख़त्म कर दो,
या फिर एक हाइपोथेटिकल सवाल है कि घर में एक ही मच्छरदानी है, 5 लोग हैं, एक बीमार है, 4 लोगों को कैसे बचाओगे? तो वो एक आदमी को मच्छरदानी में सुला दो ना, तो हमारी तो चेन ऑफ ट्रांसमिशन ब्रेक हो गई। हमारा उद्देश्य क्या है? हमको चेन ऑफ ट्रांसमिशन ही तो ब्रेक करनी है। तो रिंग इम्यूनाइजेशन में क्या है? रिंग इम्यूनाइजेशन में यह है कि एक परिवार है या एक व्यक्ति का जो दायरा है, रिंग है, उसका समाज है, सोसाइटी है, उसके चारों तरफ सब लोगों को इम्यून कर दो तो खुद भी इम्यून हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर बात करते हैं रिंग इम्यूनाइजेशन की। इसके बाद में आ जाता है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो हमारे देश में कौन कौन से इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहे हैं? ऐसी बीमारियां जो इम्यूनाइजेशन से या वैक्सीन से ठीक हो जाएं, उन बीमारियों को बोलते हैं वीपीडी। वीपीडी मतलब वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। अभी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज कौन कौन सी है? जिन जिनका वैक्सीन दिया जाता है वो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। किसको? बर्थ पे लगाते हैं बीसीजी। बीसीजी किससे बचाता है? टीबी से। टीबी के कौन से भाग से बचाता है? तो ये बोलते हैं सेरिब्रल टीबी से बचाता है, दिमागी टीबी से बचाता है। ये नॉर्मल टीबी से नहीं बचाता। अगर नॉर्मल टीबी से बचाता होता तो हमारे देश में से टीबी खत्म हो जाता। नॉर्मल टीबी से नहीं बचाता, ये दिमागी टीबी से बचाता है। छोटे बच्चे के दिमाग में ब्लड ब्रेन बैरियर इतना डेवलप नहीं होता, तो उसमें टीबी होने के चांस दिमाग में ज़्यादा रहते हैं। इस कारण से बच्चे को पैदा होते ही उसको बीसीजी का टीका लग जाता है। दूसरा, पैदा होते जन्म पे पोलियो की ड्रॉप पिलाते हैं, ओपीवी पिलाते हैं, तो पोलियो बीमारी है। हेपेटाइटिस बी का टीका लगाते हैं तो हेपेटाइटिस बी हो गया, है ना। इसके बाद में पेंटावेलेंट में बहुत सारे हैं, डिप्थीरिया, पर्टूसिस यानी काली खांसी, कुकर वूपिंग कफ, टिटनस, हेपेटाइटिस वापस आ जाता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, मीजल्स, मम्स, रूबेला, उसके बाद न्यूमोकोकल वैक्सीन, उसके बाद रोटा वायरस का वैक्सीन, दुनिया भर के वैक्सीन है। तो ये सब वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया, बहुत सालों पहले एक प्रोग्राम चालू किया था जिसका नाम था ईपीआई, एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, ईपीआई, ये स्टार्ट किया था। बाद में क्या हुआ, इस ईपीआई को कन्वर्ट कर दिया और इस ईपीआई को यूआईपी में कन्वर्ट कर दिया, इसका नाम चेंज कर दिया। और इसको ईपीआई में शुरू में तो देखो 1978 में डीपीटी की 3 डोज थी, बीसीजी की 1 डोज थी, और प्रेग्नेंट वुमेन को टीटी देते थे, 2 डोज देते थे। बाद में 1979 में ओपीवी जोड़ दिया, 1985 में मीजल्स जोड़ दिया, ठीक है। लेकिन मेन चीज आई यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूआईपी। इसमें जो आईपी था, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इसका जो आईपी था ना, ये आईपी क्या था, इंदिरा प्रियदर्शनी, इंदिरा गांधी के बाद में चालू किया था, इंदिरा गांधी की मेमोरी में चालू किया था। ये 19 नवंबर 1985 को स्टार्ट किया था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इस यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ईपीआई अब बदल गया और यूआईपी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद यूआईपी में 1992 में इसको सीएसएम का हिस्सा बना दिया, चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड का हिस्सा बना दिया। फिर 1997 में जब आरसीएच प्रोग्राम आया, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम आया, तो 1997 में इसको आरसीएच का हिस्सा बना दिया, ठीक है। इसके अंदर ओपीवी आता था, जो ट्राइवेलेंट ओपीवी आता था, यानी कि वायरस 3 थे पोलियो के, P1, P2, P3, P1 वायरस, P2 वायरस, P3 वायरस, ये तीनों का वैक्सीन का मिक्सचर होता था ट्राइवेलेंट ओपीवी में, ठीक है, ये 3 स्ट्रेन का। और ये कभी उपयोग किया था, पहली बार दिसंबर 2005 में उपयोग किया गया था इसका। बाद में क्या हुआ, बाद में ये देखा कि इसमें से जो P1, P2, P3 में से जो P2 है ना, P2 डेंजरस है। ये P2 क्या है, वैक्सीन से भी बीमारी कर रहा है। तो वैक्सीन से पोलियो हो जाता था, उसको बोलते थे वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो या वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियो, VAPP, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियो, ये बोलते थे। तो ये केस आ गए, तो जैसे ही केस आया तो WHO का दिमाग खराब हो गया कि यार तो हमारे वैक्सीन से पोलियो हो गया, तो बड़ी अधर्म वाली बात हो गई, हम वैक्सीन दे रहे हैं पोलियो रोकने के लिए, हमारे वैक्सीन से पोलियो हो गया, तो उनका इसको हटाओ। तो उन्होंने क्या किया, P1, P2, P3 में से P2 को हटा दिया। तो जो पहले ट्राईवेलेंट था, ट्राई मतलब ट्राई माने 3, ट्राईवेलेंट, उसको कर दिया बाईवेलेंट, बाई माने 2, तो इन्होंने स्विच कर दिया ट्राईवेलेंट से बाईवेलेंट। और ये कितने तारीख को किया था, 25 अप्रैल 2016 को किया था। मैं भी इसका हिस्सा था उस समय जब ये प्रोग्राम हुआ था तब।
इसके बाद में मिशन इंद्रधनुष आया, ये मैंने एक्टिवली इसमें काम किया हुआ मिशन इंद्रधनुष के अंदर WHO में। 25 दिसंबर 2014 को ये प्रोग्राम आया। और ये क्यों आया, ये किन के लिए आया, ये आया लेफ्ट आउट या ड्रॉप आउट। लेफ्ट आउट जो छूट गए और ड्रॉप आउट जिनने छोड़ दिया। लेफ्ट आउट यानी कि हमने किसी को छोड़ दिया तो लेफ्ट आउट, और कोई खुद छूट गया तो वो ड्रॉप आउट, है ना। मतलब बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से पढ़ाई छोड़ देता है, उसको बोलते हैं ड्रॉप आउट है। अगर कोई बच्चा है वो स्कूल की शिक्षा से वंचित हो गया, वो लेफ्ट आउट है, ठीक है। तो लेफ्ट आउट बच्चे या ड्रॉप आउट बच्चे जिनका या तो वैक्सीनेशन जिंदगी में हुआ ही नहीं या जिन्होंने आधा अधूरा छोड़ दिया, तो इन बच्चों में सबका वैक्सीनेशन करना है। तो मिशन इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो 7 बीमारियों के लिए 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। कौन कौन सी डिजीज थी, BCG, पोलियो, हेपेटाइटिस, BCG मतलब टीबी, है ना, टीबी, पोलियो, हेपेटाइटिस, फिर डिप्थीरिया, परटूनिस, टिटेनस, कितनी हो गई, 3 और 3 6। BCG, पोलियो, हेपेटाइटिस, डिप्थीरिया, परटूनिस, टिटेनस, 3 और 3 6, और एक मीजल्स। ये टोटल 7 बीमारियां थी जिनके लिए 7 रंग के इंद्रधनुष के हिसाब से मिशन इंद्रधनुष शुरू किया था भारत सरकार ने। अब ये शुरू कर दिया, इसके बाद देखा यार और बीमारियां भी होती हैं वैक्सीन प्रिवेंटेबल में, तो कि सबको जोड़ दो। अब 7 नहीं, अब तो सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दिया। बाद में जापानी इंसेफेलाइटिस जोड़ दिया, रोटा वायरस भी जोड़ दिया, रूबेला भी जोड़ दिया, न्यूमोकोकल वैक्सीन जोड़ दिया, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस जोड़ दिया, इंजेक्टेबल पोलियो वायरस जो है उसको भी जोड़ दिया। तो सारे जोड़ दिए। अब मिशन इंद्रधनुष चल रहा है और हर साल चलता है, और इसके अंदर सारे वैक्सीन वाली जितनी बीमारियों के वैक्सीन आते हैं सब इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं, ठीक है। BCG क्या होता है, फुल फॉर्म याद कर लेना, बेसिलस कालमेटी ग्वेरिन। ये एक तरीके का लाइव वैक्सीन है, मैंने ट्रिक बताई थी, टिप्स बाय C2 MMR। इसमें बाय का जो B है ये BCG है। ये एक तरीके का टीबी का बेसिलाई होता है। और आपको मैं बता देता हूँ कि टीबी का बैक्टीरिया जिसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, और लेप्रोसी का बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये दोनों माइकोबैक्टीरियम एक ही परिवार के हैं सदस्य। तो ये जो BCG का टीका टीबी से तो बचाता है, साथ के साथ थोड़ा बहुत ये लेप्रोसी से भी बचा देता है, यानी कि कुष्ठ रोग से भी बचा देता है, क्योंकि दोनों के कारण एक ही परिवार से आते हैं, ठीक है। इसके बाद में जब BCG का टीका आता है वो पाउडर फॉर्म में आता है, उस पाउडर फॉर्म में हमको नॉर्मल सलाइन मिलाना पड़ता है। तो ये सवाल पूछा जाता है कि BCG के लिए डाइल्यूशन में क्या यूज करते हैं, तो डाइल्यूशन के लिए नॉर्मल सलाइन यूज करते हैं। अगर पानी यूज किया तो चमड़ी पे इरिटेशन करता है, पानी यूज किया तो चमड़ी पे क्या करता है, इरिटेशन करता है, इसलिए पानी का उपयोग नहीं करते। BCG का जो टीके की वायल आती है उसी के साथ एक नॉर्मल सलाइन की छोटी वायल आ जाती है, उसी वायल को उसमें मिक्स करना है। जिस कंपनी का BCG है उसी कंपनी से डाइल्यूटेंट आएगा, अलग अलग कंपनियों का नहीं लेना है, अपने को एक ही कंपनी से लेना है, ठीक है। इसके बाद में बेसिलस कालमेटी ग्वेरिन के लिए कैसे लगाया जाता है, तो अपन लगाते हैं इसको लेफ्ट अपर आर्म के ऊपर। लेफ्ट पे ही क्यों लगाते हैं, क्योंकि परंपरागत रूप से ऐसा देखा गया है कि सबके लेफ्ट लगा दो, तो इसलिए क्या इससे गिठान पड़ती है या निशान पड़ता है। तो हम किसी भी बच्चे में कभी भी चेक करना चाहे कि इस बच्चे को BCG लगाए कि नहीं लगा, उसका लेफ्ट हाथ देख लो, अगर उसमें गिठान पड़ी है या निशान पड़ा है तो इसका मतलब इस बच्चे को बच्चों ने BCG लगा है, अदरवाइज नहीं लगा है। इसलिए जो है हम लेफ्ट में लगते हैं, ये सालों से लेफ्ट में लगा रखे, उसका मार्क है वो मार्क। और कैसी सिरिंज से लगाएंगे, हम ट्यूबरकुलिन सिरिंज से लगाएंगे, इंट्राडर्मल देंगे, इंट्राडर्मल। और इंट्राडर्मल कैसे दिया जाता है, चमड़ी में दिया जाता है। चमड़ी में जब इंट्राडर्मल दिया जाएगा तो एक बुलबुला उभरेगा, अगर बुलबुला उभरा है, अगर ब्लैब बना है, बुलबुला बना है, तो इसका मतलब हमारा इंजेक्शन सही लगा है। अगर बुलबुला नहीं बना तो हमारा इंजेक्शन गलत लग गया, हमको उसको रिपीट करना पड़ेगा, वो बेकार हो गया, ठीक है। 26 गोज की निडिल लेते हैं, ठीक है। 2 से 3 सप्ताह में वहाँ निशान बढ़ जाता है, पेप्यूल बन जाता है, और बाद में जो 4 से 8 mm तक का हो सकता है, और एक गड्ढा सा हल्का छोटा सा अल्सर जैसा गड्ढा वहाँ परमानेंट बना रहता है ना। पहले तो अल्सर बनेगा, अल्सर के बाद एक छोटा सा गड्ढा बन जाएगा, और ये लेप्रोसी के विरुद्ध भी सुरक्षा देता है, तो मैं बात बता ही चुका हूँ आपको। तो ये है। बाकी हम कल के लेक्चर में नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको एक एक वैक्सीन बताऊंगा कि कौन सा वैक्सीन कहाँ लगता है, क्योंकि ऐसे एक एक करके बताने में क्या होता है, याद नहीं रहता। मैं एक साथ सारे बता दूंगा, एक ही पेज में सारे बता दूंगा आपको कि कौन सा वैक्सीन कौन सी जगह लगता है,
कब लगता है, कितनी डोज में लगता है, किस रूट से लगता है, साइट क्या है, सारी चीज़ें बता देंगे, तो वो आपको याद रहने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब ओरल पोलियो वैक्सीन, तो ओरल पोलियो वैक्सीन बनाया था साबिन ने, और किल्ड वाला बनाया था साक ने। साक के नाम में के है, के माने किल्ड, 1957 में बना दिया था। 3 प्रकार का लाइव एटिट्यूड है, ट्राइवेलेंट है, मैंने बता दिया, P1 P2 P3 है। अब जो है बाइवेलेंट लिया जा रहा है, कौन सा गायब किया, बाइवेलेंट के लिए P2 को गायब किया है। ठीक है, इसके अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, जो कि वायरस को स्टेबल, लाइव एटिट्यूड है ना, तो एटिट्यूड वायरस को स्टेबल करने का काम करता है। देन आईपीवी, अब आईपीवी की देखो खासियत बताता हूँ। आईपीवी वायरस जो पहले दिया जाता था वो फुल डोज में दिया जाता था पूरा, हमारे कितना देते थे उसको, मान लो 0.5 ml दे रहे हैं तो पूरा देते थे, है ना, 1 ml दे रहे हैं तो पूरा देते थे। अब क्या इसको 1/5 देते हैं। 1/5 कितना देते हैं, जैसे पहले 0.5 ml देते थे तो अब देते हैं 0.1 ml। पहले इंट्रामस्कुलर देते थे तो अब इसको कैसा कर दिया हमने, इंट्राडर्मल कर दिया। ठीक है, ये डिफरेंस कर दिया। इंट्राडर्मल रूट में कम डोज की जरूरत पड़ती है, ये बात ध्यान रखना। तो पोलियो वायरस का इनएक्टिवेटेड है, इसको फ्रैक्शनल आईपीवी कहते हैं, फ्रैक्शनल आईपीवी या साग या आईपीवी। तो फ्रैक्शनल आईपीवी में 1/5 लेते हैं पूरी डोज का। पहले जो आईपीवी लगाया जाता था वो 0.5 ml लगाया जाता था, अब लगाया जाता है वो 0.1 ml लगाया जाता है। 1/5 डोज है और अब इंट्राडर्मल लगाया जाता है। 6 और 14 वीक पे देते हैं, मैं आपको कल कराऊंगा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कौन कब लगाता है। इसके बाद एडजुवेंट्स क्या हैं, एडजुवेंट्स कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो वैक्सीन में मिलाने पड़ते हैं, इससे वैक्सीन को स्टेबल करके रखते हैं। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, ऐसा भी मैग्नीशियम सल्फेट बताया था आपको, जो कि ओरल पोलियो वैक्सीन के अंदर मिलता है, इनको एडजुवेंट्स कहते हैं। ये जिंदा रखते हैं वायरस को, लाइव है तो, किल्ड है तो। अच्छा, ये क्या चीज़ है बताओ फटाफट, ये क्या चीज़ है, पोलियो की वायल है, वायल के ऊपर ये क्या बना हुआ है, ये दोनों चीजें। ऐसा क्यों सर, नॉर्मल किस चीज के लिए पूछ रहे हो बच्चा, प्रिया राठौड़ बीकानेर, ऐसा क्यों, किस चीज के लिए, ऐसा क्यों मतलब क्या, किस चीज, एडजुवेंट के लिए पूछ रहे थे या किस चीज के। एडजुवेंट तो क्या कुछ ऐसा केमिकल होते हैं जो वायरस को लाइव है तो उसको मेंटेन रखते हैं, उसकी वायरुलेंस जितनी हमको चाहिए उसको मेंटेन रखेंगे। किल्ड है, जैसे अपन खाना बनाते हैं तो उस खाने को लंबे समय तक बचाने के लिए क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव डालते हैं ना, उसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं फूड में, उसी तरह से एडजुवेंट प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। ठीक है, ये पोलियो की वायल है, ये क्या है, ये लोगो नहीं है, ये लोगो नहीं है, इसको बोलते हैं VVM, VVM, VVM है। VVM क्या होता है, VVM होता है वैक्सीन वायल मॉनिटर। हमारे पास क्या है कि हमारे पास में वैक्सीन की एक पॉलिसी चलती है जिसको हम बोलते हैं ओपन वायल पॉलिसी। ओपन वायल पॉलिसी क्या होती है, ओपन वायल पॉलिसी में हमने एक बार वैक्सीन का वायल ओपन किया तो वायल ओपन करने के बाद उसको अपन 1 महीने तक उस वैक्सीन को यूज कर सकते हैं। कुछ वैक्सीन होते हैं जिनको हम यूज नहीं कर सकते, तो जो पाउडर फॉर्म वाले वैक्सीन आते हैं उन पाउडर फॉर्म वाले वैक्सीन को हम यूज नहीं कर सकते। तो 2 वैक्सीन है, एक तो BCG, अभी मैंने बताया था पाउडर में आता है, इसमें नॉर्मल सलाइन में लाना पड़ता है। दूसरा आता है MMR या AMR कर दिया आजकल, ये भी पाउडर फॉर्म में आता है। तो ये हमने जिस दिन खोला 4 घंटे के अंदर हमको यूज करना पड़ेगा, इसको ओपन नहीं रख सकते, इसको हमें सेम डे ही खत्म करना है, ये खराब हो जाता है। लेकिन ऐसे वैक्सीन जो खराब नहीं होते वो है हमारे पास, जैसे पोलियो का वैक्सीन या और भी हैं, तो ये ओपन वाइल पॉलिसी में आते हैं। तो हमको पता कैसे चलेगा कि खराब हो गया कि खराब नहीं हुआ, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम वैक्सीन वायल मॉनिटर लगाते हैं। अब वैक्सीन वायल मॉनिटर में क्या करेंगे हम, इसमें ये जो वैक्सीन का जो अभी मैंने बताया था वायल है, इस वायल पे ऐसा मॉनिटर लगा होता है। इस मॉनिटर के गोले में तो ब्लू कलर और बीच में स्क्वायर में सफ़ेद रंग होता है। अगर इसका रंग बदल करके अगर ऐसा ब्लू हो गया, काला पड़ गया, तो इसका मतलब वो वैक्सीन हमारा खराब हो गया, इसको अब आपको यूज नहीं करना। तो वैक्सीन वायल मॉनिटर से हमको क्या पता चल जाता है कि वैक्सीन हमारा सही है कि खराब है, ठीक है। इसका कब उपयोग किया था, सबसे पहले 1998 में किया था, पोलियो के वायरस के लिए किया था। पोलियो का वायरस का प्रोग्राम कहलाता था पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन। सबको पता है पल्स पोलियो, सब पूरी दुनिया जानती है कि पल्स पोलियो क्या होता है। OPV के अलावा DPT के टीके में और TT के टीके में भी आजकल वायल जो है इस तरीके की VVM वाली आ रही है। VVM किस पे नहीं होगा, जिसको सेम डे यूज करना है। सेम डे किसको यूज करना है, BCG को, MMR को। तो इसमें VVM लगाने का फायदा ही नहीं है ना, इसको तो 4 घंटे में खत्म करना है। तो इसमें क्या है, खराब होगा नहीं होगा, लंबे समय तक
आपको चेक करना है, 1 महीने तक आपको देखना है। पेंटावेलेंट है जैसे, उसमें देखना है ओपन वेल पॉलिसी में आ रहा है। जो भी ओपन वेल पॉलिसी में आ रहे हैं, अगर वो लंबे दिनों तक हमने रख लिया और ख़राब हो गए तो पता तो लगना चाहिए ना कि ख़राब हुआ कि नहीं हुआ, उसके लिए हम वीवीएम लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बच्चों आज का जो इम्यूनिटी है ये खत्म हो गया है, इम्यूनाइजेशन एजेंट। कल मेरे को बहुत ज़्यादा चीज़ें करानी है, आज मेरे पास इतना समय भी नहीं था कि मैं पूरा करा पाऊँ इसको। मेरे को एक तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपको कराना है, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कौन सा टीका कब लगता है, कौन सी साइट पे लगता है, तो कल अपन पूरा डिटेल में उसको करेंगे। उसके बाद हमारे पास में कोल्ड चेन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल्ड चेन क्या होती है, रिवर्स कोल्ड चेन क्या होती है, वो भी हम कल के लेक्चर में करेंगे। एक मैं आपको बताना चाह रहा था, लक्ष्य की तरफ से एक जो अभी ऑफर चल रहा है, ये ऑफर अभी पिछले कुछ दिनों के लिए है, केवल 23 से 27 जुलाई तक। ऐप पर जो भी कोर्स है वो 999 रुपये में है, और जो भी टेस्ट सीरीज है वो 99 रुपीज़ में है। तो अगर आपके कोई मिलने वाले हों, अगर उनको इनमें से कोई सा भी पटवारी, कॉलेज लेक्चर आ रहे हैं, पुलिस सीट, जो भी ये सब दिए हुए हैं, कोई भी करना है कोर्स, तो वो इस दौरान 23 से 27 जुलाई के दौरान 999 में है। ठीक है, तो कल मिलते हैं बच्चों। अब वापस से अपन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कल स्टार्ट करेंगे, उसको कल कंप्लीट भी करना है अपने को। ठीक है बच्चों, मिलते हैं, बाय।